गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपने जो मैंने पहला पार्ट इतिहास का बनाया था, प्राचीन इतिहास का, आपने काफ़ी उसे पसंद किया था। बच्चों जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा, मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में हम लोग NMMS कहते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपका ये मैट का दीजिए या उसका दीजिए। तो आप क्या करना है कि आप सबसे पहले देखिए आपका कोई अपना यूट्यूब खोल लीजिए, उसमें टाइप कर लीजिए नव फिर शिक्षण, देखिए आया हुआ ऊपर। तो नव शिक्षण खोलते ही देखिए चैनल खुल गया, ठीक है। और इसको खोलते ही फिर आप चैनल पे क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियोस पे जाते हैं बच्चों, तो ये जो देखिए लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी 10 घंटे पहले डाला है, फिर 19 घंटे पहले, फिर 21 घंटे पहले, फिर 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, ये देखिए सब जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या डाले हैं। और प्लेलिस्ट की जो बात करता हूँ, देखिए प्लेलिस्ट करने पे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सैट सोशल साइंस, यानी कि मैं सामाजिक अध्ययन के ये जो प्रश्न है वह इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सभी मिक्स रहेंगे। अभी मैं भूगोल और सिविक्स का भी डालूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए गणित, केवल गणित के ही वीडियोस हैं इसमें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए गणित के जितने वीडियोस हैं सब आ जाएंगे, केवल गणित ही गणित है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद गणित के बाद आ गया विज्ञान, सैट मतलब जो आपका सैट के 90 प्रश्न आते हैं उसका ये है मतलब, और साइंस मतलब विज्ञान के प्रश्न। और ये देखिए मैथ के प्रश्न, ठीक है, मैथ के हो गए। इसी तरह से देखिए और भी परीक्षाएं हैं ये विद्या ज्ञान के, और सभी वीडियोस जो 2023 में मैंने बनाई हैं वो इसी में डली हुई हैं बच्चों। और जो 2022 के पिछले वर्ष के सॉल्व पेपर, इसमें 34 वीडियोस हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा 2022 वाला, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके भाई बहन तैयारी करते हैं, आप उनको नवोदय कक्षा 6 या विद्या ज्ञान का भी आप दिखा सकते हैं। मेरे चैनल, मेरे स्कूल से खुद मैंने अपने बच्चों को निकाला है, फाइनल एडमिशन हुआ है, इंटरव्यूज़ में बच्चों के, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने लाइव क्लासेस ली हैं। और साथ में अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए 2020 का ये हल है, ठीक है। उसी हिसाब से 2021 के भी पेपर का हल है बच्चों, ठीक है। अब आइए अपने वीडियो पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वैदिक काल, ठीक है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत पढ़ा था, उसमें पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका वैदिक काल का जो समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व मतलब BC तक है बच्चों, ठीक है। और ये देखिए इसमें मैं देखते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको अवश्य यहीं पे बताते जाऊँगा, उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। अब देखिए वैदिक काल होता क्या है, वैदिक साहित्य अभी आएंगे हम लोग जानेंगे। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, कई बार आया है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। प्रायः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अब देखिए आ सकता है कि कौन पहले सभ्यता आई, तो हड़प्पा दे देंगे, दूसरे नंबर पैसे करके दे देंगे, फिर बोलेंगे 1, फिर 2 आया, कैसे कैसे आया। तो इस तरह से सभ्यताओं का रहेगा। तो आपको इसमें सैनिटी दिखानी होगी कौन पहला है कौन बाद में आया, तो उसके ऊपर भी MCQ बच्चों बन सकते हैं। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते थे, वे कबीलों में रहते थे। लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यारो, सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। सप्त सिंधु, ये सप्त सिंधु क्या है, 7 नदियाँ हैं उस समय की, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। देखिए सरस्वती जो है वो लुप्त हो चुकी हैं बच्चों, ठीक है। तो लेकिन 7 नदियाँ ये हैं। MCQ बन जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी नहीं थी, ठीक है। तो कोई भी ब्रह्मपुत्र डाल देंगे या कुछ डाल देंगे, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि 7 नदियाँ सप्त सिंधु आपके इस युग में, आपका जो वैदिक काल है उसमें 7 नदियाँ ये शामिल थीं। ब्रह्मवत, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे। ब्रह्मसी, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र ब्रह्मसी कहलाता था। आर्यावर्त, आर्यावर्त तीनों को मिलाकर आर्यावर्त कहा जाता था। कौन सा एरिया था, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत बच्चों मध्य प्रदेश से लेकर आपके छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है थोड़ा सा, तो ये आपका वहाँ तक का एरिया आर्यावर्त कहा गया है। अभी ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैप का पूरा स्टडी करा दूंगा, उससे आपकी पूरी जानकारी अच्छी हो जाएगी, किसी भी तरह के प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। नंबर 5वां है दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर का क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा गया है। वेद, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए इससे ही प्रश्न कंफर्म आते हैं, हर एक बार आते हैं, हर एक राज्य में आते हैं बच्चों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद आ जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, यही 4 ऑप्शन रहेंगे। अब बताइए कोई
आराम से आपका एमसीक्यू तैयार हो गया। इसमें देखिए जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ कम से कम आपके 25 से 30 एमसीक्यू इसी से और प्रश्न आए भी हुए हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबंधित क्या है, प्रार्थनाएं हैं। तो आता है कि किस वेद में विभिन्न देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं। सिंपल, ऋचा किसे कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। ये भी कई बार आया हुआ है कि कितने भाग हैं, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, तो 10 हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों कई बार आया हुआ है, कई राज्यों में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सारेगामा का वर्णन है। अब ध्यान रखिए जो संगीत है वो किसमें है, सामवेद में। यजुर्वेद आइए, विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में है। अब अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। तो ये चारों वेद की जो विशेषताएं हैं आपको याद करनी पड़ेंगी समझ के, ठीक है। अब आइए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब आर्यों के जन्म, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। आर्य कबीलों में रहते थे। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है जिसे जन रक्षक कहा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं वैसा, एक जन में कई विष होते थे जिनके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनते थे। अब देखिए सबसे छोटी इकाई ग्राम, ये आ सकता है, इसको ध्यान दीजिए। सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के बाद विष, ठीक है। विष से ही पूरा जो राज्य बनता था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। कुल या गृह के मुखिया को कुलपति या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनपद बन गए या डिस्ट्रिक्ट बन गए, ठीक है। अब आइए राजा का। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो वैदिक काल में था वो वहाँ पे चुनाव होता था, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता था। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। तो इनको दो बहनों की संस्थाएं भी कहा जाता है, सभा और समिति को बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजा का शासन, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। उस उपहार को बलि कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो गया, बलि क्या था, ठीक है। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। अब धर्म और यज्ञ आए, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आरंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, कई बार आया हुआ है। आर्यों के प्रिय देवता या प्रमुख देवता कौन थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं, ठीक है। अब आइए उत्तर वैदिक समाज। आरंभ में आर्य जो है 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और जन, ठीक है। जन ये यज्ञ करवाने वाले कौन थे, ब्राह्मण कहलाए। जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। जो व्यापार करते थे वो वैसे कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। तो कुल कितने वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं का भी नाम प्राप्त होता है। कभी कभी आया है कि महिलाओं ये कौन इसमें इंपॉर्टेंट थी। आश्रम व्यवस्था, जीवन को आर्यों ने 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। आश्रम व्यवस्था 4 अवस्थाओं में जीवन को उन्होंने बांटा था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। तीसरी और चौथी अवस्था क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था तथा और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। शिक्षा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्योमिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए पशुपालन, किन पशुओं को विशेष स्थान था इसमें। पशुपालक थे। आर्य शुरू में क्या थे, पशुपालक ही थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इन्हें
अघन्य कहा गया है। ठीक है, अब देखिए शिल्प। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, ये सब बच्चों पढ़ लीजिएगा। ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब ये सवाल आता है, लोहा देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं भी देखिए लोहा है, तो लोहे का ज्ञान, ये सवाल नोट कर लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में इसका ज्ञान हुआ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था, वे ज्योमेट्री आकृतियों से परिचित थे। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य रचना। प्रश्न इससे आते ही आते हैं और कई बार आए हुए हैं। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा है। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का आदर्श वाक्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आज का वीडियो था। कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वाले को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे भी सवाल 1-2 आते ही आते हैं और हमेशा आते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।